चुपचाप महोल्ला नाम के मोहल्ले में रोज की शुरुआत ही चिकचिकबाजी से होती थी। भले ही मोहल्ले का नाम चुपचाप मोहल्ला था, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग बिल्कुल भी चुप या शांत नहीं रहते थे। ऐसे ही एक रोज शर्मा परिवार के घर के आगे कचरा पड़ा हुआ था, जिसे लेकर सीमा और रंभा के बीच लड़ाई हो रही है। मैं कह रही हूँ ना, ये कचरा इस रंभा ने डाला है। हाँ हाँ, आई बड़ा मुझे बोलने वाली। तूने मुझे देखा है क्या ये कचरा डालते हुए? तेरे पास कोई सबूत है? सब जानते पूरे मोहल्ले में कि कैसे तुम कभी यहाँ तो कभी वहाँ आधी आधी रात को अपने घर के सामने का कूड़ा यहाँ से वहाँ कर देती हो। पूछो कमला काकी से अगर मैं झूठ बोलूँ तो। बिल्कुल ठीक कह रही है, ये ना जाने इस मरजानी रंभा को कूड़ा कूड़ेदान में डालने में क्या ही मौत आती है। ये तो पूरे मोहल्ले में गंदगी मचा कर रखती है। अरे ओ काकी, तुम भी कम नहीं हो। तुम खुद भी तो पूरी गली में पानी गिराती रहती हो, सारी सड़क पर कीचड़ कीचड़ करके रखती है। रंभा जरा इनको बता दे, इनके पानी गिराने की वजह से कल मोहल्ले में जारी बारात में जो दूल्हा घोड़े पर बैठा था ना, वो घोड़ा उस कीचड़ में ऐसा फिसल कर गिरा कि वो दूल्हा बेचारा धड़ाम से नीचे गिर गया। अब इसमें मेरी क्या गलती? तूने उस दूल्हे को देखा था? उस दुबली सी घोड़ी पर बैठा दूल्हा किसी गैंडे से कम नहीं लग रहा था। अब कोई गैंडा दुबली घोड़ी पर बैठेगा तो वो बेचारी तो दबेगी ना, उनका रायता तो फैलना ही है ना। रहने दे अलका, इनको बोलकर कोई फायदा नहीं है। और ये कमला काकी इन्हीं लोगों की चमची है। और तुम तीनों ये लड़ाई झगड़े छोड़कर अपनी ननद की शादी करवाओ जाकर। ये सुनकर प्राची भड़कते हुए आगे आती है। तुझे बड़ी पड़ी है हमारी ननद की, उसे तू खिला रही है क्या डायन? तभी उनकी ननद कनिका अंदर से निकल कर आती है और उनका झगड़ा शांत करवाने की कोशिश करती है। प्राची भाभी, सीमा भाभी, अब चलिए अंदर। और रंभा भाभी, आप भी अंदर जाइए और ये झगड़ा यहीं खत्म कीजिए। इसकी जुबान में कितनी मिठास है, और इसकी तीनों भाभियां तो ऐसा लगता है लाल मिर्च खाकर पैदा हुई हैं। हो ना हो, तुझे देखने आने वाले लड़कों को भी तुम्हारी यही भाभियां भगा देती होंगी। हाँ। कनिका अपनी तीनों भाभियों को लेकर अंदर आ जाती है। तभी उसकी तीसरी भाभी पूजा बोलती है, उस डायन की इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के मामले में टांग अड़ाने की? देखना, एक दिन इसी मोहल्ले में हमारी ननद की ऐसी बारात आएगी कि ये पड़ोसन गरम तवे पर जलकर खाक सी हो जाएंगी। एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि जिस जगह लड़ाई झगड़ा होता है, असल में प्यार भी वहीं होता है। एक रोज उस मोहल्ले में पूरे दिन तक पानी नहीं आता। तब तीनों भाभियों ने ही अपने घर में अच्छा खासा पानी भर कर रखा होता है, जबकि सबके घरों में एक बूंद भी पीने का पानी नहीं होता। तभी एक बूढ़े काका, अरे अलका बेटी, पानी दे दो। मैंने तो खुद ही पानी नहीं भरा, प्यास के मारे मेरा तो गला सूख रहा है। यहाँ तक कि गलियां भी सूखी पड़ी हैं। कमला काकी को तो गली में पानी डालने को भी नहीं मिला। वहाँ खड़ी तीनों भाभियां ये बात सुन रही थी। अरे सब लोगों को बिना पानी के कितनी परेशानी हो रही है, चलो ना सबको थोड़ा थोड़ा पानी दे देते हैं, कम से कम कुछ काम तो निकलेगा। तुम सही कहती हो, आखिर पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है। अब वो तीनों सबको थोड़ा थोड़ा पानी देती हैं। उनका ये व्यवहार सबको पसंद आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज उनकी ननद को देखने लड़के वाले आते हैं और उनकी ननद की शादी इस बार तय हो जाती है। वो तीनों मोहल्ले के हर घर में लड्डू बांटते हैं। ये लो रंभा, अलका, लड्डू खाओ। ये लड्डू किस खुशी में, ये तो बताओ। हमारी ननद कनिका की शादी तय हो गई है, तो तुम भी कमर कस लो। हमारी ननद तुम्हारी भी तो ननद हुई, इस नाते तुम्हें भी काम की जिम्मेदारी निभानी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं निभाएंगी, इस मोहल्ले की इकलौती कुंवारी लड़की बची है वो तो। हम तो खूब धूम मचाएंगे उसकी शादी में। और पता है, किसी समुदाय भवन में नहीं बल्कि बैंकेट हॉल में शादी करेंगे हम अपनी ननद की। उनके तीनों भाई वही बुक करवाने गए हैं, आते ही होंगे। अरे आ गए आप लोग, बैंकेट हॉल बुक हो गया ना? नहीं प्राची, वो लोग बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, उतना हम लोग नहीं दे पाएंगे। और समुदाय भवन खाली नहीं है, इसलिए अब हमें मोहल्ले में ही बारात के आने का इंतजाम करना होगा। तभी उनकी माँ और ननद भी वहाँ आ जाते हैं। लेकिन बेटा, शादी में तो बहुत कम समय है। इतने कम समय में हलवाई को न्योता, मोहल्ले की सजावट की तैयारी, ये सब कुछ कैसे होगा? माँ जी बिल्कुल सही कह रही है जी, इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? तुम सब चिंता क्यों करते हो, हम सब है ना हाथ बटाने के लिए। क्यों राम किशोर जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बारातियों के लिए कुर्सी टेबल लाने की जिम्मेदारी तो मैं देख लूंगा, और पूरे मोहल्ले की साफ सफाई की जिम्मेदारी मेरी। और खाने की व्यवस्था मैं देख लूंगा, आखिरकार मैं हलवाई भी तो हूँ। फिर कुछ दिन बाद शादी से पहले कुछ लोग मोहल्ले की सफाई कर रहे थे, कुछ पूरे मोहल्ले को लाइट और फूलों से सजा रहे थे। लगभग 2 दिन में पूरा मोहल्ला चमक जाता है, और अब वो किसी बैंकेट हॉल से भी ज्यादा अच्छी तरह चमक रहा था। ऐसे ही हलवाई मिठाई बनाने की तैयारी कर रहा था। कनिका की मेहंदी की रस्म होती है। रंभा और अलका बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी, इसलिए कनिका को मेहंदी वही लगाती है। ये लो रंभा, कुछ जूस पी लो, तब से तुम दोनों
मेहंदी लगाने बैठी हो, थक गई होगी ना? अरे नहीं नहीं, और ये थोड़ा हाथ अभी बाकी है। अच्छा तुम अपना करो और मुंह खोलो, मैं ही तुम्हें ये जूस अपने हाथों से पिला देती हूँ। सच में इस मोहल्ले की ना बात ही अलग है। कुछ दिन पहले दोनों एक दूसरे के खून पीने पर उतारू थे, लेकिन आज देखो तो कैसे प्यार से जूस पिलाया जा रहा है। यही तो इस मोहल्ले की खासियत है, यहाँ पल में झगड़ा और पल में प्यार हो जाता है। अच्छा जल्दी करो, फिर सबने डीजे पर डांस भी करना है। मेहंदी की रस्म के बाद सब लोग मिलकर डीजे पर डांस करते हैं और अगले दिन बन्नों को हल्दी लगाकर हल्दी की रस्म पूरी करते हैं। फिर शादी वाले दिन पूरे मोहल्ले की औरतें सजकर हाथों में फूलों की थाली लेकर और सभी मर्द हाथों में फूलों की माला लिए बारातियों के स्वागत की तैयारी में खड़े थे। पता नहीं ये लड़के वाले कब आएंगे, मेरी तो आंखें थक गई बारात की राह देख देख कर। मोहल्ले के सभी लोग बारात की तैयारी कर रहे थे कि तभी नाचते गाते बारात आ जाती है। फिर कनिका की भाभियां उसे स्टेज तक लेकर आती है, जिसके बाद जयमाला की रस्म होती है। सभी मोहल्ले वाले उन पर फूलों की बारिश करते हैं। इसके बाद मोहल्ले के पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और उनके फेरे करवाते हैं। चलो भाई, अब विदाई का समय हो रहा है, अब जल्दी से लड़की को विदा करो। इस तरह हंसी ठिठोली के बाद ननद की विदाई के वक्त सभी मोहल्ले वालों की आंखें भर आती हैं। फिर वो सब मिलकर ननद को विदा करते हैं। शादी के बाद कनिका की तीनों भाभियां और उसके माता पिता मोहल्ले वालों के आगे हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करती हैं। साथ ही उनकी सास यानी कि कनिका की माँ हाथ जोड़कर मोहल्ले वालों से कहती है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप सबने मेरी बेटी की शादी में इतना योगदान दिया कि हमारा दिल खुश हो गया। लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर सबका साथ मिलना बहुत बड़ी बात है। आप सबने मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह समझकर उसकी शादी में ध्यान दिया। आप सभी का धन्यवाद। मोहल्ले में रहने का यही तो फायदा होता है, मुसीबत के वक्त सभी एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। चलो भाई, अब शादी तो निपट गई, लेकिन थकान बहुत हो गई है। मैं तो अब जाकर अगले 3-4 दिन अच्छे से सोने वाली हूँ। चलो अच्छा है काकी, कम से कम इसी बहाने मोहल्ले की सड़कें अगले 3-4 दिन तक गीली तो नहीं रहने वाली। जानकी के 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 लड़के विनोद और प्रमोद और 1 लड़की कविता थी। बिन बाप के बच्चों को जानकी ने खूब लाड प्यार से पाला। उसने कभी उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी। माँ बाप दोनों की जिम्मेदारियां उसने बखूबी निभाई। समय बीता और तीनों बच्चे जवान हो गए। विनोद और प्रमोद अच्छी कंपनी में नौकरी पर लग गए, जहां उन दोनों को अपने मालिक की अमीर घर की 2 बहनों नैन्सी और सुप्रिया से प्यार हो गया। जानकी को भी दोनों लड़कियां पसंद आ गईं। फिर सबकी रजामंदी से शादी की तारीख पक्की हो गई। माँ, मैं तो अपने भाइयों की शादी में गाउन पहनूंगी। हाँ, तू तो ऐसे तैयारी कर रही है जैसे हमारी नहीं बल्कि तेरी शादी हो, हैं? और क्या भला, आखिर क्या जरूरत है बेकार में खर्चा करने की? माँ, ये तो तुम्हारी ही साड़ियों से कोई पहन लेगी, हैं? आखिर तुम दोनों भाइयों की इकलौती बहन है, इतना तो इसका हक बनता है। फिर जानकी ने अपने पैसों से कविता के लिए गाउन बनवा दिया। ऐसे ही शादी वाला दिन भी आ गया और जानकी की दोनों बहुएं ब्याह कर घर आ गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक रोज, बस अब जल्दी से अपनी बेटी के हाथ भी पीले कर दूं तो मैं अपने सारे फर्ज से मुक्त हो जाऊंगी। वैसे भी मैं अस्थमा की मरीज हूँ, न जाने कब क्या हो जाए। तभी जानकी की दोनों बहुएं वहां आ गईं। अगर दोनों माँ बेटी की खुसुर फुसुर खत्म हो गई हो तो घर के कुछ काम कर लें, और नहीं तो क्या, अब हम दोनों सारा दिन किचन में रहकर खाना बनाएंगी क्या? ना बाबा ना, हमसे तो ना होगा ये। चल कविता, रसोई में बर्तन रखे, उन्हें धो दे, फिर खाना बना ले जाकर। इस तरह दोनों अमीर घर से आई बहुएं सास ननद से घर के काम करवाने लगी। दोनों बड़े घर से आई थी, लेकिन फिर भी उनके मन में लालच भरा हुआ था। सुनिए जी, ये माँ जी कविता को कुछ ज्यादा ही प्यार करती हैं। अब कल की ही बात लो, माँ जी ने अपनी सोने की बालियां कविता को दे दी। मुझे तो डर है कहीं एक दिन वो ये घर भी उनके नाम ना कर दें। और क्या, वैसे भी किसी के मन में कपट आते कहाँ देर लगती है। दोनों बीवियों ने अपने पति के मन में बीज बो दिया। फिर क्या था, अगले ही दिन विनोद और प्रमोद वसीयतनामा लेकर अपनी माँ के पास पहुंच गए। माँ, इन पेपर्स में साइन कर दो। कैसे पेपर्स, और क्या लिखा है इसमें? यही कि आपको कुछ हो गया तो आपकी ये सारी प्रॉपर्टी हम में बंट जाएगी। अपने जीते जी तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। माँ, आप मेरी चिंता क्यों कर रही हो? और वैसे भी अभी तो मैं पढ़ ही रही हूँ। आप ये घर बेझिझक होकर साइन कर दो। अपनी बेटी की बात मानकर जानकी ने वैसा ही किया। लेकिन अब तो जैसे नैन्सी और सुप्रिया का सपना पूरा हो गया। एक रोज दोनों भाई ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए होते हैं
और कविता की दोनों भाभियां किट्टी पार्टी में गई होती हैं। तभी अचानक जानकी की तबीयत खराब हो जाती है। दोनों भाभियां फोन नहीं उठा रही, अब क्या करूं? माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलती हूँ। कविता बाहर ऑटो ढूंढने जाती है, लेकिन जब तक वो वापस आती तब तक जानकी दम तोड़ चुकी थी। अपनी माँ की मौत के सदमे से कविता को बहुत गहरी चोट पहुंची थी, लेकिन अभी उसका दुख दूर नहीं हुआ था कि उसकी दोनों भाभियों ने वो कर दिया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। नहीं भाभी, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर में मेरी ये माँ की यादें बसती हैं, लेकिन तुम्हें हमारे साथ ये घर छोड़कर जाना ही होगा, क्योंकि हमने ये घर बेच दिया है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो भाभी? नहीं, मैं अपने रहते इस घर को नहीं बेचने दूंगी। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि माँ ने ये अपने दोनों बेटों के नाम कर दिया था। दरअसल उस रोज उन्होंने वसीयतनामे पर अपना ही नाम लिखा था, कविता का नहीं। कविता मजबूर थी, वो कुछ नहीं कर पाई और मजबूर होकर अपनी भाभियों के साथ चली गई। कविता हमेशा अपनी माँ को याद करके रोती रहती। ओफो, अब ये तुम्हारा रोना धोना आखिर कब तक चलेगा? चलो अब ये सब ड्रामा बंद करो और घर के काम करो जाकर। आखिर कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी? हाँ उठो अब, और रसोई में बर्तन पड़े हैं उन्हें धो लो, फिर कपड़े भी धो लेना, लेकिन पहले रसोई में जाकर नाश्ता बना लो। अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये दोनों मुझे घर से निकाल देंगी, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? अब कविता सारा दिन घर का काम करती और जब समय मिलता तब आधी रात को पढ़ने बैठती। एक दिन घर में विनोद और प्रमोद की बिजनेस पार्टी थी। उसमें क्लाइंट्स के साथ उनकी वाइफ भी आई थी। सारी तैयारी कविता ने अकेले कर ली। तभी पार्टी में एक औरत ने नैन्सी से पूछा, ये लड़की कौन है नैन्सी? ये हमारी नौकरानी है। ये सुनकर कविता को बहुत बुरा लगा और वो बिना किसी से कुछ कहे उस घर से चली गई। लेकिन उसे कहीं ठिकाना नहीं मिला, इसलिए वो फुटपाथ पर रहने लगी और भीख मांगकर अपना गुजारा करती, साथ ही अपनी पढ़ाई भी करती। समय बीतता रहा और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एसएससी की परीक्षा पास कर ली। फिर भीख मांगने वाली एक गरीब ननद इनकम टैक्स अफसर बन गई। ऐसे ही समय बीता। एक रोज, हे राम, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? हमारे हस्बैंड के दफ्तर में पुलिस वालों की रेड पड़ी है, सब कुछ जब्त हो गया, ऑफिस सील हो गया और गार्ड कह रहा था अब वो टीम हमारे घर ही आ रही है। हमें क्या पता था ये दोनों भाई गैर कानूनी काम करते हैं। क्या? अब हम कहाँ जाएंगे? फुटपाथ पर। न जाने किसके श्राप का फल है जो हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं। तभी पुलिस वहां आ गई और उन्होंने उनके घर को भी सील कर दिया। अब वो दोनों सड़क पर आ गई। उधर कविता सरकारी आवास में रहती थी। उसने जब अपने भाइयों के बारे में अखबार में पढ़ा तो वो खुद को उनसे मिलने से रोक नहीं पाई। वो अपनी कार से जा ही रही थी कि तभी उसने अपनी दोनों भाभियों को फुटपाथ पर बैठे देखा। भाभी, आप दोनों यहाँ? ये सब कैसे हो गया? मैंने अभी अभी अखबार में देखा जो कुछ भी आपके साथ हुआ। ये सब हमारे कर्मों का फल है कविता। हमने जो तुम्हारे साथ किया उसकी सजा हमें मिल गई। अब तुम हमें माफ कर दो। हाँ नैन्सी, अब तुम हमें माफ कर दो। आप दोनों घबराओ मत और मेरी गाड़ी में बैठो और मेरे घर चलो। तुम्हारी गाड़ी? तुम्हारा घर? हाँ, अब मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन गई हूँ। अपने दोनों भाइयों को छुड़वाने के लिए कुछ करती हूँ मैं। खुशी के मारे उसकी भाभियों ने उसे गले से लगा लिया। उसने अपने भाइयों की भी जमानत करवा दी। अब दोनों भाइयों ने कसम खा ली कि वो अब ईमानदारी से काम करेंगे। अब दोनों अमीर भाभियां अपनी गरीब ननद के बड़प्पन के आगे झुक गई, क्योंकि आज उनकी गरीब ननद उन दोनों से भी ज्यादा अमीर थी।